बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 वर्ष को लेकर मीडिया से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया विश्व का नेता, 3 तलाक, धारा 370, नागरिकता संशोधन बिल, राम मंदिर जैसे फैसलों को बताया ऐतिहासिक। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरी पारी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी द्वारा सरकार की उपलब्धि लगातार जनता को बताई जा रही है। यही कारण है कि इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मोदी सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में किए गए कार्यों की जानकारी मीडिया के सामने दी गई। विजयवर्गीय ने बताया कि देश की जनता ने 6 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता बन गए। विजयवर्गीय ने धारा 370, 3 तलाक, नागरिकता संशोधन बिल सहित राम मंदिर निर्माण सहित ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरे देश के मुख्यमंत्री में गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और बताया कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार ने गलती की, यही उसे बीजेपी की सरकार ने गलती को ठीक करने का काम किया। देश में आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई गई, जब भी जनसंघ ने इसका विरोध किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका विरोध करते हुए ही शहीद हो गए। मोदी सरकार ने एक देश का कानून के तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया। वहीं देश में मुस्लिम महिलाएं लगातार 3 तलाक जैसे कानून के चलते प्रताड़ित हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं का दर्द समझकर देश में से 3 तलाक को लेकर कानून बनाया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ना से मुक्ति मिली। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया। मोदी सरकार ने ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए देश में नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनाया, जिससे वह भारत जैसे देश में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रम फैलाती रही, लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर से जुड़े दस्तावेज दिए, जिसके बाद अब राम मंदिर का काम शुरू हुआ। वहीं राम मंदिर निर्माण में खुदाई में रामलला को लेकर सालों पुराने कई सबूत मिले हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि पहले की देश की सरकार को पाकिस्तान आंख दिखाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही पाकिस्तान को विश्व के किसी देश में खड़ा रहने के लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ चीन ही पाकिस्तान के साथ है, जबकि विश्व के कई मुस्लिम देश भारत के साथ है। माइक पे बोलना कि वैसे बोलूं? डिस्टेंस तो है ही 3.5-4 फीट। सभी मित्रों का अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि 2014 के बाद इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया था। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो मैं एक लाइन में यह कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। और दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, जिस विषय पर भी वो बोलना प्रारंभ करते हैं, दुनिया की किसी भी समस्या पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है तो सारे विश्व के मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं, उनमें से एक है।
विजयवर्गीय ने बताया कि आज़ादी के बाद देश में जनता की सरकार बनी है। कोरोना वायरस जैसे प्रकोप से पूरी दुनिया में हड़कंप है। कई शक्तिशाली देश भी इस वायरस से हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले से बिना संसाधन के देश ने लड़ाई लड़ी। देश की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक दिन का जनता कर्फ्यू, कोरोना योद्धाओं के लिए थाली ताली बजाई। लॉकडाउन के चलते कई समस्या जनता ने देखी, लेकिन फिर भी पूरे देश में कोरोना से एक साथ जंग लड़ी। कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक गतिविधियां नहीं चल पाई, उसके लिए मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो हमारे देश की जीडीपी इन 10% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हाट ठेला और फेरी वालों को बिना ब्याज के 10,000 का लोन देने की बात कही है। आज खाली 1 वर्ष पे है। कोरोना सूखा वायरस है और भारत में तब आया जब भीषण गर्मी पड़ी। ये ठंड में रीअटैक करेगा, जैसे कि आप जानते हैं यूएसए में, यूरोप में और खासकर वुहान में ये इसने तब लोगों को मारा जबकि वहाँ शरदकाल पड़ रहा था। अभी यहाँ से रवाना नहीं हुआ है और भारत में जब शरदकाल आएगा तो सरकार उसको लेकर कितनी चिंतित है और उसकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारियां सब दूर हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गए थे परसों, और भोपाल से भी अधिकारी आए थे। ईश्वर करे ऐसा नहीं हो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, पर जो स्टेटिस्टिक्स कह रहा है उसमें ये लगता है कि लॉकडाउन के बाद इसके पेशेंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो बढ़ सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर में 5,000 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। और इसीलिए कि कहीं संभावना, जैसा आपने कहा, अगर हो तो कम से कम हमारी तैयारी कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ को भी अपॉइंट कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसा हो गया तो गाड़ी बढ़ल नहीं क्या? लेफ्ट साइड भी स्थान आप कुर्सी सहित प्रस्थापित हो जाए। हेलो आदित्य जी, चले जाओ और क्या। मैं ऐसे आया था आपके दर्शन करने, शिवाजी जी ने बोला था कि मिले नहीं तो पत्रकार साथी आइए प्रदीप। छोटा मोटा आदमी आपको देखने मिला था आपसे, नमस्ते क्या बोलना कुछ नहीं, मंत्री की बात मत करना। पत्रकार साथी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय चर्चा के लिए उपस्थित हुए। कैलाश जी से आपकी चर्चा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतरता के साथ कैलाश जी और आपके बीच का संवाद। कैलाश जी से कि वे अपनी बात रखें, फिर हम सब साथी एक एक करके अपने अपने प्रश्न करते जाएंगे। आदरणीय कैलाश, महत्वपूर्ण है, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष अनेक उपलब्धियों के साथ आपके बीच है, और दुर्भाग्य से कोरोना संदर्भ में आदरणीय कैलाश जी आपके बीच में विस्तार से प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं। हमारे यशस्वी नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदिवे जी। विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बताया कि हमारे पूरे देश में बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से बंगाल के मजदूरों को पहुंचाने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं दी। मजबूरन केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से अनुमति नहीं लेने के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार के खर्च पर घर वापसी करवाई है। साथ ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। वहीं दूसरी ट्रेन इंदौर से 6 जून को भी रवाना की जाएगी। वहीं देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी का कबाड़ा हो गया है। निर्णय था, और जिस दबंगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस धारा से इस देश को मुक्त किया है, वो एक बहुत पुराना सपना था। ऐसा सपना था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और बहुत सारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने
अनुनय विनय आंदोलन और अपना बलिदान देकर एक सपना देखा था, वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हम इंदौर के वासी, शाहबानो प्रकरण हमने सुना है। इंदौर की शाहबानो जब तलाक हो जाता है, वो कोर्ट में जाती है, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में वो जीतती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उस समय राजीव गांधी जी के 400 से ऊपर सांसद थे। इस देश के एक वर्ग को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, वो सड़क पर आए, वोट की राजनीति चालू हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा ने बदल दिया। ये वोट की राजनीति का परिणाम था। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई निर्णय लिया है तो कुर्सी के लिए नहीं लाया, वोट की राजनीति के लिए लिया। देश हित में क्या है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार सेंट्रल हॉल में अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार दलितों की सरकार है, ये सरकार बेरोजगार नौजवानों की सरकार है, ये सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। जब के अमेरिका के राष्ट्रपति के जो 10 डॉक्टरों की टीम है, उसमें से 6 भारतीय हैं। जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उसमें आधे भारतीय हैं। ब्रिटेन का भी यही हाल है। ब्रिटेन में तो चुने हुए लोग, हमारे इंदौर का ही एक नौजवान वहाँ डिप्टी मेयर है, और बहुत सारे चुने हुए लोग भारतीय वहाँ, उनकी भारतीय, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली। तो हमारे यहाँ के ब्रेन, हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। पर अब मोदी जी ने उन सब में आत्मविश्वास भरा कि आप यहीं रहिए, इस देश के विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। रक्षा के उपकरण हमारे यहाँ इतने नहीं बनते थे कि हम एक्सपोर्ट कर सके। आज हमारे देश के वैज्ञानिकों को इस प्रकार संरक्षण दिया कि वो यहीं पर रहकर रक्षा में काम आने वाले हवाई जहाज, दूसरे संयंत्र यहीं बन रहे हैं और हम अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। यह अवसर प्रदान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आत्मविश्वास पैदा किया। अभी बहुत बड़े संकट से दुनिया गुजर रही है। मैं इसको विश्व युद्ध मानता हूं। जिस तरीके का दौर है, ये दौर तो निकल जाएगा, पर हम सब के लिए यादगार हो। हमने अपने जीवन में ऐसा दौर नहीं देखा कि हम टीवी खोले और पता लगा अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, इटली में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सारे देश के अंदर मतलब कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची। कब्रिस्तान में कब्र को एक लाइन से चैनल खोदकर एक के साथ एक गाड़ दिया, नहीं तो कब्र के लिए जगह अलग अलग रहती है। एक लाइन से चैनल खोदी और सबको एक साथ दफना दिया। ये परिस्थिति सारी दुनिया की। ये युग हम देख रहे हैं, पर इस युग में भी इस देश के अंदर एक आत्मविश्वास है। वो आत्मविश्वास इसलिए है कि मोदी जी हैं यार, मोदी जी ने तो सब मुमकिन। इस निराशा के वातावरण में भी जो आत्मविश्वास है इस देश की जनता का,
वो आत्मविश्वास देने का काम मोदी जी ने किया। अनुकूल परिस्थिति में तो हर कोई राजनेता देश चला सकता है, पर विपरीत परिस्थिति में देश को चलाना, वो देश के लोगों में आत्मविश्वास बरकरार रखना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की खूबी है। और इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। कोरोना फैला तब सरकार के रास्ते में तो क्या कहते हैं अफसरों की लापरवाही करना फैलाया शुरुआत में। देखिए, मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। जैसे ही कोरोना का पेशेंट पहला केरल में आया, केंद्र सरकार सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद एक एडवाइजरी जारी करी। वह एडवाइजरी सारे राज्यों के लिए थी, और विशेषकर जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको विशेष रूप से कहा गया था कि बाहर से आने वाले यात्रियों का मेडिकल चेकअप करें, उन्हें क्वारंटाइन करें। पर हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, और लोग आ गए, और उन्हीं में से बहुत सारे कोविड के पेशेंट निकले। या आपको हमको सबको मालूम, शायद उस वक्त जब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी निकाली थी, तत्कालीन सरकार यदि कुछ उचित निर्णय लेती तो इतना इंदौर में नुकसान नहीं। जी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे, और शाखा में नारा लगता था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। हम बहुत छोटे थे। फिर दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर, कि कश्मीर सारा की सारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था, और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी। प्रवासी कामगार आए हैं, उनके खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपये डाल दी, 10,000 रुपीज़ उनके खाते में डाल दिया जाए। एक तरफ ममता जी जो ट्रेन भेजी जा रही, कोरोना एक्सप्रेस बोलती है, कोरोना एक्सप्रेस आ रही है पश्चिम बंगाल में, हमारे मध्य प्रदेश से कल कई लोग गए हैं ट्रेन से, तो ये रवैया कैसा देखते हैं? देखिए, एक हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं उसमें बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिनकी मुख्यमंत्री अपने प्रवासी मजदूरों के प्रति गैर जवाबदार रही। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें यदि कोई गैर जवाबदार मुख्यमंत्री रहा जो अपने प्रवासी मजदूरों की जिसने चिंता नहीं की, वह ममता जी एकमात्र है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ममता जी को एक पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 के आसपास बंगाली मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं, जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है।
मैं ट्रेन भेजना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दीजिए। उन्होंने अनुमति नहीं दी। फिर केंद्र ने मजबूरी में यह निर्णय लिया कि जो मजदूर जहाँ के यदि वहाँ जाना चाहते हैं तो उस राज्य की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने रेलवे विभाग में पैसे भरे और 3 ट्रेनों की अनुमति ली। एक ट्रेन कल गई, एक ट्रेन 6 तारीख को जाएगी, और सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। कलकत्ता तक पहुंचने में भोजन, नाश्ता, सब की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। पानी की बोतलें सब हमारी सरकार ने। पर ममता जी ने उनकी कोई चिंता नहीं की, और इसलिए उन सब लोगों ने जाते जाते ट्रेन के अंदर नारे लगाए, ममता जी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय जिंदाबाद, नारे लगाते हुए। तो कोई ऐसा गैर जवाबदार मुख्यमंत्री हो सकता है क्या अपने राज्य के निवासी? और इसलिए कि वहाँ पर रोजगार नहीं है। वहाँ रोजगार होता तो आपके प्रदेश में रहते हो, पर आपके प्रदेश में इतनी अराजकता है कि वहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो वो दूसरे प्रदेशों में। तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी। पर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दम घुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए, बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान की, वो ताकत प्रदान की, और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट में लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। भारत पहला देश नहीं है, हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं। बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र ऐसे जहां पर 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया, पर हमारे वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि हमने कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें वोट बैंक की चिंता की। हमने हमेशा देश हित का निर्णय लिया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब लगा कि मुस्लिम महिलाएं कहीं न कहीं एकदम घटू वातावरण में रहती है इस 3 तलाक के कारण, तो उन्हें सशक्तिकरण करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। की सब्सिडी दी। आज एमएसएमई 6 करोड़ इस देश के अंदर लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों को रोजगार देती। सबसे ज्यादा चिंता उनकी थी। उनको कोलेट्रल लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। आज सब्जी वाले, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, गरीब ठेले चलाने वाले, सब्जी वाले, चाट वाले, उन्हें 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के 8-10 दिन में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, हम जल्दी से इस प्रकार के लोगों को लोन देंगे। 10,000 रुपए का बिना गारंटी। 20 लाख करोड़ का पैकेज बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और इसलिए विपरीत परिस्थिति में देश का नेतृत्व कैसे काम करता है, इसमें नेतृत्व की पहचान है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता थी। जब उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, तो लोग घर में चले गए, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। जब उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को के लिए सम्मान में थाली बजाओ, मैंने देखा कि शरद पवार जैसे लोग जो बहुत क्रिटिक हैं मोदी जी के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री थाली बजाते हुए देखे हैं। ये नेतृत्व का कमाल है कि सिर्फ विचारधारा के लोग खड़े नहीं हो रहे, अन्य विचारधारा के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जो निर्णय आपका होगा हम उसका पालन करेंगे। विपरीत परिस्थिति में नेतृत्व किस प्रकार नेतृत्व करता है और किस प्रकार लोगों को कॉन्फिडेंस लेता है, कॉन्फिडेंस में लेता है,
मोदी जी उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और इसलिए मित्रों, आज इन परिस्थितियों के अंदर आप सब जानते हैं कि भारत की क्षमता बहुत जबरदस्त है, भारत के नौजवानों की क्षमता बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ अवसर नहीं मिलते हैं तो लोग विदेशों में जाकर अलगाववादी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में एक वहाँ के स्थानीय रहने वाले पंडितों के साथ, सिख लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया। अपने ही देश में जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग अपने ही देश में शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए। तब इस देश के तत्कालीन सत्ताधारी लोगों ने वोट की राजनीति के कारण उन सब कश्मीर पंडितों की, हमारे सिख बंधुओं की कोई चिंता नहीं की। वो शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे थे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर 5 लाख लोगों को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवाद को चुनौती दी। सबसे ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम, पकड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आज पाकिस्तान इस बात को लेकर विश्व में घूमता। एक समय था कि विश्व के मंच पर पाकिस्तान बहुत भारी पड़ता था भारत से, इसलिए कि सारे इस्लामिक राष्ट्र उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। पर ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है कि आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जिन्होंने अपनी कूटनीति के कारण सारे इस्लामिक राष्ट्रों को अपनी तरफ कर दिया। आज विश्व के मंच पर पाकिस्तान अकेला है, वह चिल्लाता है भारत के खिलाफ। दुनिया का कोई देश उसके साथ में खड़ा नहीं होता, सिर्फ एक चाइना कुछ हो। इस्लामिक राष्ट्र भी आज हमारे साथ, ये कूटनीतिक सफलता है मोदी जी की। और इसलिए एक एक करके जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की बात करें, पिछले 5 वर्षों में जो आधारभूत व्यवस्था की थी अर्थव्यवस्था में, हम 6 बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक हो गए थे। ये तो कोरोना का एक संकट आ गया, आर्थिक मंदी का एक दौर आ गया, पर इसमें भी अवसर तलाश की। इसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप को दुनिया के सामने प्रतिस्थापित किया।